मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई नए नए विषय लेकर आता रहता हूँ। आपका प्रेम बना रहता है। तो ये गैर व्यवसायिक बात जो कि जीवन से जुड़ी हुई बात है, हम हमेशा करते आए हैं। आज का विषय भी कुछ इसी तरीके से है। हमारे बहुत से मरीज आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, पहले मैं 1 किलोमीटर चल लेता था। आजकल जब भी 1 किलोमीटर चलने के लिए, वॉक के लिए निकलता हूँ, 500-600 मीटर में ही ऐसा होता है कि मेरी पिंडलियां भरने लगती हैं, जांघों में भी भरने लगता है। ऐसा लगता है कि अब पैर रुक गए हैं, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर विश्राम करता हूँ, तो फिर अपने आप एक नई ऊर्जा आ जाती है और फिर मैं चल लेता हूँ। पहले मैं 2-3 किलोमीटर चलता था, तब ऐसा होता था, पर आजकल 1 किलोमीटर में होने लगा है। कुछ दिनों में आके ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब, तो 50-500 मीटर भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आराम करो तो ये ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको ये समस्या थी, बाद में उनको हृदय रोग हो गया। कुछ लोगों को किडनी का प्रॉब्लम आ गया। कुछ लोगों को पैरों में ऐसे घाव बन गए जो कि ठीक नहीं हो रहे। तो ये है क्या? इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो मधुमेह में पैरों के इसमें ये समस्या क्या आती है? देखिए, हृदय रोग के बारे में हम सब जागरूक हैं। कहीं ना कहीं हमें डर भी लगता है। तो जहां हृदय रोग की बात आती है, तो हमारा सकारात्मकता भी बढ़ जाती है और हम बहुत ज्यादा कार्यशील हो जाते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। पर कभी कभार जब डॉक्टर इस तरह के लक्षणों को ये बताते हैं कि अब पैरों की धमनियों में भी रुकावट आ गई है, अगर आप इसको हृदय रोग के पैमाने पे नापेंगे, तो ये आपको पैरों का अटैक महसूस होगा। पर इस बारे में बहुत जागरूकता नहीं है। पर मधुमेह के मरीज में ये मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। ऐसा है ना मित्रों, कि अगर जड़ें मजबूत होगी तभी डंगाले पेड़ों की और टहनियां और पत्तियां भी हरी हरी दिखेंगी। तो क्या होता है कि जब ये आर्टरीज में रुकावट आने लगती है, जो शुद्ध खून ले जाने वाली नसें हैं, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। तो आर्टरीज में जब रुकावट आने लगती है, क्योंकि लंबे समय से मधुमेह रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहा। मधुमेह में मैंने आपको हर बार बताया कि इट इज अ एंडोथीलियल डिस्फंक्शन, मतलब इन्हीं नसों की अंदर की कोटिंग, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाता। फैट जमा होने लगता है, एथरोस्क्लेरोसिस होता है और इन धमनियों में रुकावट आने लगती है। तो क्या होगा कि अगर यही जो जड़ें हैं ये मजबूती से खड़े नहीं रहेंगी और मजबूती से ये अपना काम नहीं करेंगी, तो इन धमनियों का काम है शुद्ध खून का पैरों पे पहुंचाना। तो ये होगा कि पैरों में थकावट आने लग जाएगी, रुकावट आने लग जाएगी, दर्द होने लग जाएगा, पैर भरा भरा लगने लग जाएगा। जहां पे रुकावट है उसी स्तर पे परिवर्तन आएगा। नीचे की तरफ रुकावट है तो आपके पिंडलियों में परेशानी होगी, काफ मसल्स में परेशानी होगी। ऊपर की तरफ रुकावट है तो आपके जांघों की इसमें परेशानी होगी और आपको बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों को पुरुषों में पुरुषों वाली बात भी आ जाती है, कुछ लोगों को नपुंसकता भी आने लगती है, और थोड़ा सा और ऊपर हो गया तो गुर्दों पे असर आने लगता है। इन सब चीजों का परिणाम क्या होता है कि मान लीजिए घाव बन गया। तो घाव बन गया तो घाव को ठीक होने के लिए शुद्ध खून चाहिए। तो वो शुद्ध खून कहां से आएगा? धमनियों में तो रुकावट है। तो ये चीज जो है, जिसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं, ये मधुमेह का एक मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। अन्य बीमारियों में भी होता है। जो भी मोटे हैं, जो धूम्रपान अधिक करते हैं, जिनको मधुमेह है, जिनके परिवार में इस प्रकार की हिस्ट्री है, वहां पे इसके होने की संभावना डेफिनेटली है। तो इसके बारे में संवेदनशीलता थोड़ी कम है, जागरूकता कम है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे ये बीमारी तो हो गई, हमें तो हृदय रोग नहीं होना चाहिए। पर आपको ये समझना चाहिए कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होना हृदय रोग से कम नहीं है। अब डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत सारी बात बता दी कि ऐसा हो रहा है, ना हो उसके लिए क्या करें। देखिए, घूम फिर के बात वही आती है, अगर आपको मधुमेह है तो खाली पेट शुगर 100 के करीब रखिए, भरे पेट 180 के अंदर रखिए, और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% रखिए। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब, आप हर बार यही बात बोलते हैं, पर यह ब्रह्म सत्य है। ये कभी मधुमेह के लिए बदलने वाला नहीं। ये हो सकता है कि भविष्य में अन्य शोध आए, थोड़े से आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर अभी उसकी भी गुंजाइश नहीं दिखती। तो ये अगर आप क्रिकेट के मैच की बात करें, जैसे अभी 2020 के मैच चल रहे थे,
अभी आगे भी आईपीएल के मैचेस होंगे, तो ये मधुमेह जो है ये 2020 के मैच जैसा है, जहां रन रेट ये आपका खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% होना है। और मान के चलें डॉक्टर साहब के बारे में ये आपको बिल्कुल स्पष्ट मालूम है कि डॉक्टर साहब हमेशा यही बोलते हैं कि ये डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब तो क्रिकेट की बात हो गई, मधुमेह में क्या डॉट बॉल हो सकती है? मधुमेह में भी हर रोज शुगर आपका नॉर्मल होना चाहिए। जिस दिन शुगर बिगड़ता है वो डॉट बॉल में काउंट होगा। हमारे ऐसे कई मरीज हैं कि बोलेंगे डॉक्टर साहब पिछली बार दिखाया था शुगर नॉर्मल हो गए, अब 250-300 चलती है। तो जितनी डॉट बॉल बढ़ेगी आपकी कॉम्प्लिकेशंस, आंखों का पर्दा, गुर्दा, पैरों की नसें, हृदय रोग, लकवा या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनकी संभावनाएं बढ़ने लग जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम आप एक अच्छे मधुमेह रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और अपना शुगर नियंत्रित करें। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है कि आप अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए। बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल बीपी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। शोध में भी देखा जाए, गाइडलाइंस में भी देखा जाए तो नित्य नए गाइडलाइंस आते हैं, तो कभी कभार हमारे मन में कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न होने लगता है कि ये सब तो फालतू बातें हैं, हमें तो कुछ नहीं ध्यान देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। मोटे तौर पे अगर आप मुझे पूछें तो 140-90 के अंदर, 140 ऊपर का सिस्टोलिक, उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए, और नीचे का जिसको हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं वो 90 के अंदर होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको लकवा और बाकी बीमारी है तो आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं, वो इसको और नीचे ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे मरीजों का ब्लड प्रेशर 100/60, 110/80 आ जाता है, वो घबराने लगते हैं, डॉक्टर साहब ये ब्लड प्रेशर की दवा इसलिए बंद कर दी कि बीपी लो होने लगा। तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि बीपी एक दायरे में होता है, हमेशा एक निश्चित एक पैमाने पे नहीं हो सकता। जो ऊपर का बीपी है वो 90 से 140 के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, और नीचे वाला बीपी जो है 60 से 90 के बीच में घूमता फिरता रहेगा। पर यह समय नहीं है कि आप अपने बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप दवा बंद कर दें। हाँ, अलग बात है कि चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है, तो वो परिस्थिति जब निर्मित होगी तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वो दवा के कारण नहीं होगी। प्रायः ऐसा नहीं होता, तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहिए। तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा आप करिए कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिए। जो कोलेस्ट्रॉल है ना मित्रों, तो हमें ऐसा लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता, पर इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। अब क्या होता है कि हम मरीजों को कोलेस्ट्रॉल की दवा चालू करते हैं, 3-4 महीने के बाद मरीज दोबारा जांच करवा के आते हैं और उनके लगभग पैरामीटर्स नॉर्मल रहते हैं। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया है, अब हमने दवा बंद कर दी। क्या यह सही है? मित्रों, आपको यह समझ में आना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा भी कोलेस्ट्रॉल की दवा के दूरगामी परिणाम होते हैं। ठीक है, माना मैंने कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड पहले आपके 300-400 थे, अभी नॉर्मल हो गए, और आपका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो आपको देखनी चाहिए, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आपका 100 के आसपास हो गया, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की तो कोई विधि नहीं है, पर वो भी जब ये बाकी सब कम हो जाते हैं वो भी थोड़ा सा बढ़कर ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हम बहुत आत्मिक सुख मिलता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं, अब तो हमें कोलेस्ट्रॉल की दवा की जरूरत नहीं। क्या यह सही है? देखिए, लंबे समय तक जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, प्रायः हम लोग बहुत लो डोज में देते हैं। हमारे बहुत से दर्शक देख रहे होंगे, किसी को 10 मिलीग्राम चल रहा होगा, किसी को 20 मिलीग्राम चल रहा होगा। 40 और 80 मिलीग्राम वाले मरीज बहुत कम है। प्राय वो मरीज होते हैं जिनको अभी अभी लकवा लगा है या दिल का दौरा पड़ा है। पर ये जो कोलेस्ट्रॉल की गोली है, ये बहुत हाई डोज में तुरंत मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, धमनियों की जो वस्तु स्थिति है उसको बना के रखती है, उनमें प्लाक रप्चर जैसी जो स्थिति होती है जिसके कारण लकवा लगता है, हृदय रोग होता है, या पैरों का अटैक जो मैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बता रहा हूँ वो होता है, उसको भी रोकता है। पर लो डोज में ये परिस्थिति प्राप्त होने में कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, और 2-3 साल की परिस्थिति आने से पहले अगर आप दवा बंद कर देंगे और 2-3 साल के बाद भी आप लेने से बंद कर देंगे, मना कर देंगे, तो जो फायदे मिलने चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के बाहर के हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप कोलेस्ट्रॉल की दवा नियमित लीजिए। तो 3 चीजें हो गई, मधुमेह ने आपने नियंत्रित किया, आपने ब्लड प्रेशर नियंत्रित किया, आपने अपना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित किया। अब क्या करें?
ये तीनों चीजें तो हमने बहुत अच्छे से कर ली। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो मेरी सलाह है कि धूम्रपान या किसी भी प्रकार से गुटखा है जिसमें टोबैको होता है, तंबाकू होता है, ये चीजें इस बीमारी को बढ़ाती हैं। क्योंकि तंबाकू का जो एंडोथीलियल डिसफंक्शन है उससे 1:1 रिलेशनशिप है। तो आप तंबाकू, स्मोकिंग, इस तरह की चीजें कम करें। अल्कोहल लेते हैं तो महीने में 1 आध 2 बार लीजिए, वो भी नियमित शराब का सेवन ना करें। ये चीजें हमने कर ली। अब बात फिर से वही आ जाती है, खान पान। खान पान में ऐसा करिए कि तली हुई चीजें कम करिए, भुनी हुई चीजें कम करिए। ये जो ट्रांस फैट वाली चीजें होती है ना, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया, जो समोसा एक बार तल के निकला, फिर दूसरी बार तल के निकला, तीसरी बार तल के निकला, तो वो जो तेल होता है वो फेंकते नहीं। वो तेल जब तक आखिरी समय तक खत्म नहीं हो जाता उसको फेंका नहीं जाता। पर जितने बार उसमें से लॉट निकल जाएगा उसके सब्सिक्वेंट लॉट में आपको ये ट्रांस फैट ज्यादा मिलेंगे। और ये ट्रांस फैट हृदय के लिए, धमनियों के लिए, सभी के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं। सैचुरेटेड फैट कम करिए, ट्रांस फैट कम करिए। मोनोसैचुरेटेड फैट जैसा घी में है, 1 आध 2 चम्मच घी आप ले सकते हैं, घी में बुराई नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ना कि रोटियों में घी लगाना पसंद है, आप कम मात्रा में लगाइए, वो आप लगा सकते हैं, उससे इतना नुकसान नहीं है। अब हमने खान पान में कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया, प्रोटीन बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट जो शुद्ध शक्कर वाली चीजें हैं, मैदे वाली चीजें हैं, वो कम करके साबुत अनाज बढ़ाइए। तो ये हो गया खान पान। तो इसका फायदा मिलेगा, शुगर में मिलेगा, ब्लड प्रेशर में मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल में मिलेगा। और इन सब चीजों में अगर कोई चीज फायदा करती है तो मित्रों, ये जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, पैरों का अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इसमें भी फायदा मिलेगा। अब बात आती है खान पान के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, अब बोलेंगे डॉक्टर साहब आप फेसबुक पे भी यही बोलते रहते हैं और आज भी यही बोल रहे हैं, वो है नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम के पैमाने क्या है, क्योंकि हर आदमी एक जैसा व्यायाम नहीं कर सकता। अगर मेरी रुचि दौड़ने में है तो मुझे उसमें रस मिलेगा, पर मेरे हो सकते हैं कुछ मित्रों को साइकिल चलाना पसंद हो, कुछ मित्रों को तैरना पसंद हो, कुछ मित्रों को ये सारी चीजें पसंद नहीं है, वो केवल पैदल चलते हैं। तो क्या ये व्यायाम सही है? कुछ मित्रों को मैं कहता हूं ठीक है, आप बाकी कुछ नहीं कर पा रहे, एक रस्सी ले लीजिए, बहुत सस्ती सी मिलेगी, और स्किपिंग करिए, रस्सी कूदिए। 150-200 रस्सियां अगर रोज कूद लेते हैं तो आपके शरीर में वो हालचाल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे घर में सीढ़ियां हैं जिसमें आना जाने 50-60 बार हो जाता है और मैं अतिरिक्त भी कर लेता हूं। क्या ये व्यायाम सही है? किसी भी प्रकार की शारीरिक सौष्ठव जिसको आधा घंटा 45 मिनट आप कर सकें, नियमित कर सकें, कोशिश करें कि हफ्ते में 5 दिन तो कम से कम हो, और इसका ड्यूरेशन हफ्ते में कम से कम 150 मिनट होना चाहिए, और 75 मिनट ऐसा होना चाहिए कि जहां पे बहुत ही तगड़ा व्यायाम हो। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार योग्य व्यायाम है। तो आप ऐसा व्यायाम करें, और योग करना चाहें तो योग कर सकते हैं। तो नियमित व्यायाम करेंगे तो भी आपका शरीर भविष्य में होने वाले इन आपदाओं से बच जाएगा। अब आपने कहा हमने क्या क्या कर लिया। मधुमेह है, हमने शुगर कंट्रोल कर ली, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लिया, हमने स्मोकिंग कम कर दी, अल्कोहल कम कर दिया, खान पान में परिवर्तन किया। अब अगर हम मोटे हैं, कैसे पता चलेगा? मैं हमेशा ही बताता हूं कि अगर आपका 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई है तो आप 100 उसमें से भाग कर दीजिए, 100 घटा दीजिए, तो आएगा 65। 60 से 65 किलो आपका वजन होना चाहिए। तो मित्रों कोशिश करिए, आदर्श वजन चिर यौवन की निशानी है, चिरायु जीवन की निशानी है, बहुत सारे खुशियों के लिए पासपोर्ट है। आपके घुटने खराब नहीं होते, उम्र के हिसाब से बीपी प्रॉब्लम नहीं आती, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आपको एक पासपोर्ट लेना है अपने नाम से, तो वजन आप देखिए और उसको पासपोर्ट मानिए। आप अपना वजन नियंत्रित करते हैं तो आपको हर जगह का वीजा मिल जाएगा, और घूमना फिरना, जीवन में आनंद बटोरने में कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस वीजा का हमेशा ध्यान रखिए, इस पासपोर्ट का हमेशा ध्यान रखिए, जो कि आपको वजन कम करने से मिलेगा। फिर बात आती है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। सभी बीमारियों की जननी तो यही है। क्या होता है कि थोड़ा सा 2-4 मिनट हंस खेल लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए। कभी भी बहुत से हमारे फ्रेंड्स आते हैं, कुछ लोगों को अपना स्टेटस के कारण बहुत बड़ा बड़ा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो बहुत कम हैं, लोग हमसे बहुत रिच हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है
कि नहीं उनका पद बड़ा है, मैं कैसे बात करूं। इन सब चीजों को जीवन में महत्व मत दीजिए, ये क्षणभंगुर चीजें हैं। पर हाँ, जो मनस्थिति है वो एक ईश्वर प्रदत्त स्थिति है और वहीं से खुशियां निकलती हैं। तो आप स्ट्रेस कम करिए और आपके जीवन में सही दिशा में प्रयास करिए। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारी बातें तो बहुत कर ली, हमें बहुत सारा बता दिया कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। आप क्या करोगे, ये बीमारी हो गई तो? सबसे पहली बात, जब भी आप मेरे जैसे डॉक्टर के पास या किसी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास या किसी ट्रेन्ड डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि आपके पैरों की नसों की जांच करें या आपकी धमनियों की, हमारी जो आर्टरीज होती है, जैसे हमने यहाँ नब्ज देखी, वैसे ही हम नब्ज यहाँ भी देखते हैं, वैसे ही हम नब्ज पैरों की भी देखते हैं। एक साधारण सा हाथ रखना है, पैरों की नब्ज देख ली, अगर उसमें कुछ कमी दिखी, दोनों तरफ से हम कंपेयर करते हैं तो भी हमें पता चलता है। इसके अलावा हम लोग डॉपलर डिवाइसेस यूज करते हैं। ऊपर का ब्लड प्रेशर ले लिया आपसे, यहाँ से पैरों में कफ बांध के ब्लड प्रेशर ले लिया, दोनों के बीच का एक पैमाना निकलता है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। तो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का कट ऑफ 0.9 है, तो उसी हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं कि इनको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो रही है या नहीं हो रही। और हिस्ट्री में तो पता चलता ही है कि आप चलने फिरने पे पैर भर रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत से मरीज आते हैं। फिर शक शुबा होता है तो हम उनका पैर देखते हैं तो पैरों की चमड़ी जो है थोड़ी ज्यादा चमकदार होती है, कुछ लोगों को पैरों में सूजन आने लगती है, कुछ लोगों को पैरों में जो बाल होते हैं वो कम होने लगते हैं, उसके साथ साथ थोड़ी एक अलग सी चमक सी दिखती है, और कुछ लोगों को पैरों में घाव बनने लगता है। तो ये परिस्थिति है। पैरों के नाखून देखिए, पैरों के नाखून की बनावट जो है वो आपके स्वास्थ्य को इंगित करती है। अगर पैरों की नाखूनों की बनावट ऊपर नीचे होने लगती है, कहीं आपको लगता है कि ये गल रहा है, ये सूख गया है, तो मान के चले जड़ें कहीं कमजोर हो रही है और जो उनको खाद्य पदार्थ मिलना चाहिए उस भाग को खून के दौरे के तौर पे वो कम मिल रहा है। तो ये चीजें आपके डॉक्टर देखते हैं। उसके बाद आपको वो कलर डॉपलर की जांच कर सकते हैं। कुछ लोगों को हम लोगों को एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। जहां रुकावट दिखती है तो प्रायः क्या होता है, सबसे पहला उपाय है जो आप कर सकते हैं वो हम आपको इस तरह का व्यायाम बताते हैं कि जितना चलने पर आपको ये भरने वाली स्थिति, रुकावट वाली स्थिति, पैरों में दर्द की स्थिति आती है, उतना चलने पर रुक जाइए, थोड़ी देर आराम करिए, फिर चलिए, धीरे धीरे ये दूरी बढ़ने लग जाएगी। ये आपकी तरफ से जरूरी है, ये फिजियोथेरेपी का भाग है। दूसरी बात आती है, जब हम ये रुकावट देखते हैं तो कई बार ज्यादा परिस्थिति होने पे एंजियोग्राफी करके रुकावट में कहाँ किस धमनी का कितने % ब्लॉक है ये देख लेते हैं। जैसे होता है ना, हृदय में ब्लॉक होता है तो हम छल्ले डलवा लेते हैं जिनको एंजियोप्लास्टी कहते हैं, वैसे ही एंजियोप्लास्टी पैरों की भी की जा सकती है। कुछ लोगों को डॉक्टर जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा होती है, तो बोलते हैं एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। तो यहां भी अगर विशेष परिस्थितियों में एंजियोप्लास्टी करके फायदा नहीं हो रहा है तो आपको बाईपास ग्राफ्ट लगता है पैरों में, कुछ विशेष धमनियां निकालकर उसका ग्राफ्ट बनाकर या कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करके भी ग्राफ्ट लगता है। मैं जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में था तो वहां पे एक शोध चल रहा था स्टेम सेल्स का, तो वो स्टेम सेल्स आपके परिष्कृत करके आप ही को लगाते थे, उससे भी बहुत मरीजों में घाव ठीक होने लगता था, खून का दौरा बढ़ने लगता था। तो वो भी एक विधि थी, पर वो बहुत उभर कर नहीं आई, क्योंकि जो जटिल बातें रहती हैं जिनको करने में बहुत मुश्किल होती है वो इतनी तरह से सामान्य तौर पर जन सामान्य में स्वीकारने लायक होती नहीं। तो ये भी एक विधि है। फिर हम आपको कुछ खून पतला करने की दवा देते हैं, कुछ दवाइयां ऐसी देते हैं जो खून का दौरा बढ़ाती हैं पैरों में। तो ये काम आपके डॉक्टर का है। तो आप नियमित अपने डॉक्टर की सलाह में रहिए। आपके डॉक्टर आपका मधुमेह अच्छा रखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रखेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखेंगे, इसके साथ साथ खून पतला करने वाली दवा देंगे, आपके पैरों के खून के दौरे को देखते रहेंगे और फिर एक सही परिणाम के तौर पे निकलेगा एक अच्छा स्वास्थ्य। तो मित्रों, जिनको भी ऐसी समस्या है, जिनको भी मधुमेह 4-5 साल से ज्यादा हो गया है, जिनको मधुमेह बहुत लंबे समय से है और नियंत्रित नहीं रहता, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि उनके डॉक्टर पैरों की नसों को भी जरूर देखें, ताकि एक नई दिशा में हमें एक खुशियों का रास्ता खुले। और कभी ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो वो समय रहते पकड़ें और उसका समाधान करें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इस पैरों के अटैक से अगर पीड़ित हैं तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, सही तरीके से सलाह लीजिए
और जीवन में खुशियों को आने दीजिए। नमस्कार।